अभी हमने RDT 3.0 देखा है। और उसमें हमने पढ़ा है कि अगर जो आपका जो चैनल है, अंडरलाइंग चैनल है, उसके ऊपर जो पैकेट लॉस हो सकता हो, तो फिर RDT 3.0 किस तरह इंश्योर करेगा हमें कि आपका पैकेट अगर लॉस भी हो गया तो तब भी आपका पैकेट रिसीविंग एंड पे पहुंच जाएगा। उसके लिए हमने, आपको याद होगा कि हमने काउंटडाउन टाइमर है वो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाए थे कि लेट से अगर उस टाइमर तक, उस टाइम पीरियड तक अगर जो सेंडर को रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती तो जो सेंडर है उस जो रिसेंटली सेंड पैकेट को अगेन रीट्रांसमिट करेगा। अब बात 3.0 हमने ये तो देख लिया है कि हर तरह की सिचुएशन में काम करता है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही पुअर है। जस्ट इमेजिन के RDT 3.0 के अंदर आप ने एक पैकेट सेंड किया, फिर आप एक पैकेट सेंड करके उसकी एग का वेट कर रहे हैं। अब जब तक उसकी एग आप तक नहीं पहुंचती, या लेट से तब, या फिर जब तक टाइम आउट नहीं होता, तब तक आप पैकेट दोबारा सेंड नहीं कर सकते। अगर एग पहुंच जाएगी तो फिर आप नया पैकेट सेंड करेंगे। अगर एग नहीं पहुंचती, टाइम आउट हो जाता है, तो फिर आप उसी पैकेट को रीट्रांसमिट करेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो RDT 3.0 है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है। तो अभी हम इसकी जो परफॉर्मेंस है इंटरनेट एंड नेटवर्क के ऊपर वो देखने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट्स से एक लिंक है आपके पास जिसकी जो बैंडविड्थ है वो 1 गीगाबिट्स पर सेकंड है, और ये जो लिंक है इट्स बिटवीन टू कंप्यूटर्स। लेट्स से टू कंप्यूटर्स फार अपार्ट, काफी दूर है दोनों कंप्यूटर एक दूसरे से। अब वो जो पैकेट एक जो सेंड करेंगे उसका साइज है 1000 बाइट्स, मतलब ये कि 8000 बिट्स। अब जो प्रोपगेशन डिले है, लेट्स से ये वन कंप्यूटर है, ये सेकंड कंप्यूटर है, तो जो प्रोपगेशन डिले है इस एक मशीन से दूसरी मशीन तक वो है 15 मिली सेकेंड। 15 मिली सेकेंड। अब ये प्रोपगेशन डिले है जो एक मशीन से दूसरी मशीन तक है। अगर हम यहाँ पे राउंड ट्रिप टाइम देखते हैं तो राउंड ट्रिप टाइम का मतलब ये है कि 15 ये फिर 15 ये, तो जो राउंड ट्रिप टाइम है इनफैक्ट वो RTT वो हमारे पास हो जाएगा 30 मिली सेकेंड्स। 30 मिली सेकेंड हो जाएगा राउंड ट्रिप टाइम हमें हमारे पास। अब अगर हमें देखना हो कि जो पैकेट जो 8000 बिट साइज का पैकेट है, इसका जो ट्रांसमिशन डिले है वो कितना होगा 1 गीगाबिट्स पर सेकंड के ऊपर, तो ये फॉर्मूला बताया आपको जो ट्रांसमिशन डिले का, L/R, मतलब कि 8000 बिट्स ओवर 10 पावर 9 बिट्स पर सेकंड, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 माइक्रो सेकेंड्स का ट्रांसमिशन डिले। या अगर आपने इसको मिली सेकंड में करना हो तो वो 0.008 मिली सेकंड का ट्रांसमिशन डिले आ जाएगा आपके पास। अभी वो जो कैलकुलेशन हम लोगों ने की है, अभी हम उसको जरा इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ट्रांसमिशन डिले या प्रोपगेशन डिले है वो कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे आएगा। अब ये सेंडर है, रिसीवर है। अब जो पैकेट का साइज है वो है 8000 बिट्स। अब अगर आप ये देखें जो ब्लू लाइन है, थिक ब्लू लाइन, इसका मतलब है इस टाइम पे ये जो लाइन है जब T0 है, इस टाइम पे जो 8000 बिट साइज की जो पैकेट है उसकी जो पहली बिट है वो चैनल पे ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाएगी। और अब जो 8000 बिट्स हैं और जो चैनल की जो बैंडविड्थ है वो 1 गीगाबिट्स पर सेकंड है, तो जब पहली बिट ट्रांसमिट होगी, फिर दूसरी बिट ट्रांसमिट होगी, फिर तीसरी बिट, इस तरह करते करते 8000 बिट्स चैनल के ऊपर ट्रांसमिट हो जाएगी। अब वो 8000 बिट्स चैनल पे ट्रांसमिट होने में कितना टाइम लगाएंगी, L/R, जो हमारे पास ट्रांसमिशन डिले है। तो इसका मतलब है अभी जो ये छोटी सी रेड लाइन है ना, ये छोटी सी रेड लाइन, ये जो ट्रांसमिशन डिले है ये है 0.008 मिली सेकेंड्स। 008 मिली सेकेंड्स। अब चूंकि ये स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है RDT 3.0, तो क्या होगा, अब जब ये सारी बिट्स वहां पहुंच जाएंगी रिसीविंग एंड पे, अब वो जो
लास्ट बिट उस 8000 बिट्स के पैकेट की जब ट्रांसमिट होगी और उस टाइम से लेके जब ये रिसीविंग एंड पे रिसीव होगी, वो है हमारा प्रोपगेशन डिले, वो है 15 मिली सेकेंड्स। अब इसका मतलब है जब इस पैकेट की फर्स्ट बिट ट्रांसमिट होना स्टार्ट होगी और उस टाइम से लेके उस पैकेट की जो लास्ट बिट है वो जब रिसीवर पे जब रिसीव होगी उस टाइम तक जो टाइम है, जो डिले है, वो ट्रांसमिशन डिले और प्रोपगेशन डिले का सम है। लेट्स एट दिस मोमेंट कंसिडर कि जो क्यूइंग डिले और जो प्रोसेसिंग डिले है वो नेग्लिजिबल है या भी हम उनको कंसिडर नहीं करते फॉर सिंप्लिसिटी। तो अभी हम यही देखते हैं कि जो ट्रांसमिशन डिले है वो 0.008 मिली सेकेंड है और जो प्रोपगेशन डिले है वो है 15 मिली सेकेंड। तो इसका मतलब है जब उस 8000 बिट्स के पैकेट की फर्स्ट बिट ट्रांसमिट होना स्टार्ट होगी उस टाइम से लेके जब उस पैकेट की लास्ट बिट रिसीवर पे रिसीव होगी उस टाइम तक जो टाइम है 15.008 मिली सेकेंड होगा। क्यों? क्योंकि 0.008 मिली सेकेंड जो ट्रांसमिशन डिले है, अब उसके बाद 15 मिली सेकेंड हुआ है जो प्रोपगेशन डिले यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब है ये 15.008 मिली सेकेंड्स, तो ये टाइम है। सही। अब लेट्स सपोज कि जो एग सेंड करनी है रिसीवर ने, वो एग का जो साइज है बहुत स्मॉल है। तो एज सुन एज लास्ट बिट इज रिसीव्ड ऑन द रिसीविंग एंड, जो रिसीवर है वो एग सेंड कर देगा, एग सेंड करेगा। अब ये एग आ रही है, अब एग भी आते आते 15 मिली सेकेंड ही लेगी प्रोपगेशन डिले। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है 15 मिली सेकेंड जाने के लिए सेंडर से रिसीवर तक और 15 मिली सेकेंड आने के लिए रिसीवर से सेंडर तक जो एग आएगी। तो टोटल जो राउंड ट्रिप डिले है वो है आपका 30 मिली सेकेंड्स। 30 मिली सेकेंड्स टोटल आपका राउंड ट्रिप टाइम है। मतलब ये कि टोटल प्रोपगेशन डिले जाके आने का वो 30 मिली सेकेंड है। अब जब ये एग पहुंचेगी सेंडर के पास, फिर उसके बाद जो सेंडर है वो नेक्स्ट जो 8000 बिट्स पैकेट है उसकी फर्स्ट बिट ट्रांसमिट करना स्टार्ट करेगा और फिर उस पैकेट को भेजेगा। अब अगर देखा जाए तो जो इतना जो टाइम है, ये जो टाइम है, इतना सारा टाइम, इस टाइम के अंदर सेंडर ने जस्ट एक पैकेट ट्रांसफर किया है रिसीवर के ऊपर जिसका जो साइज 8000 बिट्स है, और जो टोटल टाइम लगा है इसको सेंड करने में वो है ये ट्रांसमिशन डिले 0.008 मिली सेकेंड्स प्लस ये 30 मिली सेकेंड्स जो का है ना प्रोपगेशन डिले वो। इट मीन्स जो टोटल टाइम लगा है 8000 बिट को सेंड करने में रिसीवर पर वो है 30.008 मिली सेकेंड्स, 8 मिली सेकेंड्स। अब यहाँ पे ये है यूटिलाइजेशन है सेंडर की। यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि फ्रैक्शन ऑफ टाइम जिसके अंदर जो सेंडर है वो एक्चुअली पैकेट सेंड कर रहा हो। अब अगर देखा जाए तो इन 30.008 मिली सेकेंड के अंदर जो सेंडर है वो एक्चुअल टाइम कौन सा है जिसमें पैकेट सेंड कर ट्रांसमिट कर रहा है, सेंड कर रहा है, वो है 0.008 मिली सेकेंड। So that's why 0.008 millisecond divided by 30.008 millisecond, which comes 0.00027. This is the utilization of the sender. अब हम ये देखते हैं कि वो जो लिंक है 1 गीगाबिट्स पर सेकंड का जो चैनल है हमें दिया हुआ उसकी इतनी हाई बैंडविड्थ है। इन द गिवन सर्कमस्टांसेस उस जो बैंडविड्थ का कितना हिस्सा हम यूटिलाइज कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि 30.008 मिली सेकेंड के अंदर द सेंडर इज एबल टू ओनली ट्रांसफर 8000 बिट्स टू द रिसीविंग एंड। ठीक हो गया? अब अगर 30.008 मिली सेकेंड में वो जस्ट 8000 बिट्स सेंड कर सकता है, 1000 मिली सेकेंड्स में वो कितनी बिट्स ट्रांसफर कर सकता है? वो होगा 8000 over 30.008 मल्टीप्लाइड बाई 1000।
अब वो आ जाएगा आपके पास 266,596 बिट्स। तो क्या हम इसको लेट्स से शॉर्ट करें तो ये 267 किलो बिट्स आ जाएगा। अब देखिए जरा 1000 मिली सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है। तो अगर देख अब 1 सेकेंड में जो सेंडर है, सेंडर इज ओनली एबल टू send 267 किलो बिट्स इन 1 सेकेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो इसका मतलब है जो यूटिलाइज्ड बैंडविड्थ है उस चैनल या लिंक की वो 267 किलो बिट्स पर सेकेंड है, जो यूटिलाइज्ड बैंडविड्थ है पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। सो जो सेंडर है वो उस वन एक्चुअल जो बैंडविड्थ है वो 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड है, 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड। चेक करें इतनी ह्यूज बैंडविड्थ हमें गिवन है, लेकिन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है जो RDT 3.0 है उसकी मदद से हम जस्ट उस ह्यूज बैंडविड्थ का बहुत ही स्मॉल पोर्शन यूटिलाइज कर सकते हैं, बाकी जो उसका जितना पोर्शन है ज़ाया हो रहा है बैंडविड्थ का। ये क्यों है? ये इसकी रीजन ये है कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के अंदर जो सेंडर है वो एक पैकेट सेंड करेगा। अब जब तक उसकी एग नहीं पहुंच जाती उसके पास तब तक वो नेक्स्ट पैकेट सेंड नहीं कर सकता। दिस इज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। सो अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो जो एक्चुअली यूटिलाइज हो रहा है नेटवर्क वो बहुत ही कम यूटिलाइज हो रहा है। तो इसका मतलब है आपके जो नेटवर्क के रिसोर्सेज हैं वो बड़े बड़े ज़ाया हो रहे हैं, उनका भी एफिशिएंटली यूज नहीं हो रहे वो। अब ये जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत सिंपल सा है। अभी आप देखेंगे स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की रूट कॉज क्या है जिसकी वजह से हम अपने जो लेट्स से नेटवर्क यूटिलाइजेशन है वो बढ़ा नहीं सकते। उसकी रूट कॉज यही है कि जो सेंडर है वो पैकेट सेंड करेगा, अब वो सेंड करने के बाद इट विल वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट, और जब उसके बाद एक्नॉलेजमेंट पहुंच जाएगी तब वो नेक्स्ट पैकेट सेंड करेगा। अब अगर हम ये करें कि जो सेंडर है उसको हम अलाउ कर दें कि वो एट द सेम टाइम एक की बजाय मल्टीपल पैकेट सेंड करे रिसीवर को विदाउट वेटिंग फॉर एक्स। पहले तो ये था ना कि जो सेंडर है वो एक पैकेट सेंड करेगा, अब जब तक उसकी एक्स नहीं पहुंच जाती वो नेक्स्ट पैकेट सेंड नहीं कर सकता। तो अभी हम यहाँ पे ये करते हैं कि जो सेंडर है उसको अलाउ करते हैं कि वो रिसीवर को मल्टीपल मोर देन 1 पैकेट सेंड कर ले विदाउट वेटिंग फॉर एक्स। तो इससे क्या होगा, इससे जो नेटवर्क की यूटिलाइजेशन है वो बढ़ जाएगी। अब लेट्स से जो सेंडर है वो 2 पैकेट सेंड करेगा विदाउट वेटिंग फॉर एक्ट, जो सेंडर उसने एक पैकेट सेंड किया, अब बजाय इसके कि एक्ट का इंतजार करे उसने एक और पैकेट सेंड कर दिया, ठीक है। अब अगर उसने 2 पैकेट सेंड किए, अब उन दोनों के एक्ट का इंतजार कर रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर जो नेटवर्क की यूटिलाइजेशन है वो डबल हो जाएगी। अब इसी तरह जो सेंडर है लेट्स से वो 3 पैकेट सेंड करे विदाउट वेटिंग फॉर एक्ट, तो उस तरह जो नेटवर्क की जो यूटिलाइजेशन है वो 3 टाइम्स हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। अब मसला ये है कि जब आप मल्टीपल जो पैकेट्स हैं वो सेंड कर रहे हैं तो उनके सीक्वेंस नंबर का फिर क्या करेंगे आप? याद है हम जो सीक्वेंस नंबर है वो यूज कर रहे थे जस्ट 0 एंड 1 कि ठीक है, क्यों 0 एंड 1 क्यों? क्योंकि जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल था, सेंडर ने एक पैकेट सेंड किया, लेट्स उसको सीक्वेंस 0 है, नॉट इज वेटिंग फॉर एक्ट, जब एक्ट पहुंच जाएगी फिर वो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर 1 का पैकेट सेंड करेगा। लेकिन अभी जो हम ये जो पाइपलाइन प्रोटोकॉल जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर जो सेंडर है उसको हम अलाउ करेंगे कि वो मल्टीपल पैकेट्स चैनल के ऊपर सेंड कर ले विदाउट वेटिंग फॉर एक्ट। तो इसका मतलब है वो जो पैकेट्स मल्टीपल पैकेट्स चैनल के ऊपर जा रहे हैं उन सब का जो सीक्वेंस नंबर है वो यूनिक होना चाहिए। अगर अभी भी हम लेट से जो सीक्वेंस नंबर है वो 0 1 रखेंगे तो उससे हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि लेट से सेंडर ने 4 पैकेट सेंड करने हैं एक एट द सेम टाइम, तो क्या होगा, सेंडर ने पैकेट सेंड किया 0, उसके बाद 1, फिर 0, फिर 1।
अब जो रिसीवर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये जीरो इन दोनों में से कौन सा जीरो है जो पहले आएगा और कौन सा जीरो बाद में आएगा। तो उस तरह जो है जो डेटा है इन ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा। तो इसलिए वो जो सीक्वेंस नंबर हमने रखा था कि जस्ट 1 बिट, उसको भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जो सीक्वेंस नंबर की जो रेंज है वो हमको अभी यहाँ पे इंक्रीज करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद सेंडर और रिसीवर में नीड टू बफर मोर देन 1 पैकेट। अब हाँ, क्योंकि इन ऑर्डर डिलीवरी करनी है हमने, तो सेंडर और रिसीवर हैं तो क्या करेंगे, उनको मोर देन 1 पैकेट बफर के अंदर रखने पड़ेंगे। तो बफर के अंदर रखने पड़ेंगे, उसका जो नतीजा क्या निकलेगा, सेंडर और रिसीवर है उनको अपने जो बफर साइज है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है स्टॉप एंड वेट और पाइपलाइन प्रोटोकॉल की, छोटी सी एनिमेशन बनाई है मैंने। तो अभी हम देखते हैं इसको। अब लेट्स से अगर स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के अंदर ये हमारे पास 4 हैं डेटा पैकेट्स। अब चारों का सीक्वेंस नंबर 0101 है। अब 0101 ये सारे के सारे इकट्ठे इसके ऊपर नहीं जाएंगे, पहले एक पैकेट जाएगा, पैकेट नंबर 0 पहले जाएगा। जो पैकेट जब वहां पहुंच जाएगा रिसीविंग एंड पे, फिर उसकी एक आएगी। फिर उसके बाद जब उसकी एक पहुंच जाएगी, फिर पैकेट 1 जाएगा। लेट्स सी इट हाउ इट वर्क्स। 0 पैकेट गया वहां पे, वो पहुंच गया, फिर उसकी एक आएगी, फिर पैकेट 1 जाएगा। उसके बाद जब वो पहुंच जाएगा, फिर उसकी एक आएगी। अब 1 के बाद फिर जो पैकेट 0 है वो जाएगा, वो पहुंचेगा, फिर उसकी एक आएगी। अब चेक करें, ये आई मीन स्टॉप एंड वेट है। जो सेंडर है वो पैकेट सेंड करके उस स्टॉप कर देगा और उसके एक का वेट करेगा, लाइक दिस। पैकेट सेंड किया उसने, अब वो वेट करे उसके एक का। अब ये है स्टॉप एंड वेट। अब देखें जरा कि 4 पैकेट्स को सेंड करने के लिए इट टुक सो मच टाइम। अभी हम देखते हैं कि जो पाइपलाइन प्रोटोकॉल है, पाइपलाइन ये कैसे काम करता है। अब इसमें ये होगा कि जो डेटा पैकेट्स हैं, लेट्स से हमारे पास 8 पैकेट्स हैं, तो सेंडर क्या करेगा, सेंडर इन सब पैकेट्स को इकट्ठा ही भेज देगा नेटवर्क के अंदर। पहले ये था ना कि एक पैकेट गया, उसका वेट किया एक का, फिर नेक्स्ट पैकेट सेंड किया। अभी ऐसा नहीं होगा पाइपलाइन के अंदर। पाइपलाइन के अंदर जो सेंडर है ये सब के सब पैकेट्स को भेज देगा और साथ उनकी जो एक्स, जो रिसीवर से जो उनकी एक्स आएंगी उनका इंतजार करता रहेगा, लाइक दिस। पैकेट 1 गया, 2 गया, 3 गया, इस तरह पैकेट सारे पैकेट्स भेजता रहेगा और साथ साथ उनके जो एक मैसेजेस हैं उनका इंतजार करता रहेगा, इस तरह। ये है स्टॉप एंड वेट और पाइपलाइन प्रोटोकॉल का फर्क। अभी आप देख सकते हैं कि क्लियरली जो पाइपलाइन प्रोटोकॉल है, इससे जो नेटवर्क की जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ जाएगी। नेटवर्क को आप प्रॉपरली ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं यूजिंग पाइपलाइन प्रोटोकॉल। अभी हम देखते हैं कि जब हम पाइपलाइन प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं तो फिर जो नेटवर्क की जो यूटिलाइजेशन है वो कितनी होगी। बिल्कुल वही मैकेनिज्म है जो भी हमें लास्ट टाइम देखा स्लाइड्स के अंदर। बिल्कुल वैसे डायग्राम है। फर्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे एट वन टाइम जस्ट एक पैकेट सेंड हो सकता था और जब तक उसकी एक नहीं आती थी सेंडर नेक्स्ट पैकेट सेंड नहीं कर सकता था। दैट वाज स्टॉप एंड वेट। अभी हम चूंकि पाइपलाइन है तो लेट्स अज्यूम कि इस अभी जो सेंडर है वो एट द सेम टाइम 3 पैकेट सेंड कर सकता है पाइपलाइन के अंदर, 3 पैकेट सेंड कर सकता है विदाउट वेटिंग फॉर देयर एक। अब क्या होगा, सेंडर ने फर्स्ट पैकेट सेंड किया, जो फर्स्ट पैकेट ट्रांसमिट होना खत्म हुआ, सेकंड सेंडर ने सेकंड पैकेट को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया और जो ही सेकंड पैकेट की लास्ट बिट ट्रांसमिट हुई, सेंडर ने फौरन ही जो थर्ड पैकेट है उसको ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया। अब रिसीविंग एंड पे देखें आप, रिसीविंग एंड पे जो फर्स्ट पैकेट है उसकी फर्स्ट बिट आएगी और जो ही फर्स्ट पैकेट की लास्ट बिट रिसीवर पे पहुंच गई, जो रिसीवर है उसके अगेंस्ट फर्स्ट पैकेट की जो एग है वो सेंड कर देगा। अब सेंडर के पास चूंकि जस्ट 3 पैकेट्स की लिमिटेशन थी कि वो जस्ट 3 पैकेट सेंड कर सकता था, तो सेंडर इसलिए 3 पैकेट सेंड करके वो स्टॉप कर गया कि जब तक अब उसके पास कोई एक नहीं, किसी पैकेट की एक नहीं पहुंचती तब तक वो नेक्स्ट पैकेट सेंड नहीं कर सकता। अब
जब फर्स्ट पैकेट जो है सेंडर साइड से ट्रांसमिट होना ख़त्म हुआ था, मुकम्मल हुआ था, उस टाइम से लेके जब तक उसको एग नहीं मिल जाती, अब ये 1 राउंड ट्रिप टाइम है। मतलब ये कि जो फर्स्ट जो पैकेट है उसकी लास्ट बिट जब रिसीव होगी, वो रिसीव होगी एक प्रोपेगेशन डिले के अंदर, क्योंकि ये जो टाइम लेगी लास्ट बिट वहां से पहुंचने में रिसीवर पे, वो एक जो अराउंड प्रोपेगेशन डिले या उस उतना टाइम लेगी। फिर उसके बाद जो एग वहां से आएगी वो भी एक जो प्रोपेगेशन डिले या उतना टाइम लेगी। ठीक हो गया, तो 1 राउंड ट्रिप टाइम है। अब चेक करें, ये जो टाइम है, ये 1 राउंड ट्रिप टाइम प्लस ये जो ट्रांसमिशन डिले था, अब ये बिल्कुल उतना ही टाइम है जितना हमने लास्ट टाइम देखा स्टॉप एंड वेट के अंदर। लेकिन अब अगर देखा जाए तो स्टॉप एंड वेट के अंदर हम जस्ट एक पैकेट सेंड कर सकते थे। अभी हम उसी टाइम के अंदर हमने 3 पैकेट सेंड कर दिए उसी टाइम के अंदर। अब जो ही फर्स्ट पैकेट की जो एक है वो सेंडर को रिसीव होगी। अब चूंकि 3 की लिमिटेशन है तो क्या होगा, अब एक एक पहुंच गई, मतलब एक 2 पैकेट एक भी रहती है, तब क्या होगा, जो सेंडर है एक 4th पैकेट को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा। अब लेट्स से जो ही 4th पैकेट ट्रांसमिट होना मुकम्मल हुआ, जो सेकंड पैकेट सेंडर ने सेंड किया था उसकी एक पहुंच गई। अब जो ही उसकी एक पहुंचेगी तो सेंडर है वो एक जो 5th पैकेट है वो ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा इस तरह। सही, तो अभी आप देखेंगे स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के अंदर इतने ही टाइम के अंदर ये जो टाइम है 30.008 जो सॉरी यस 30.008 सेकंड जो था, उसके अंदर जस्ट एक पैकेट ट्रांसमिट हुआ था। सही, लेकिन वो जो ट्रांसमिशन डिले था उसका वो था 0.008 मिली सेकंड आई थिंक। यस, अब इस 30.008 मिली सेकंड के अंदर 3 पैकेट 1 2 3 ट्रांसमिट हो चुके हैं। तो अभी जो यूटिलाइजेशन है वो हम देखेंगे तो वो आएगी 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाइड बाय जो ट्रांसमिशन डिले है फॉर 1 पैकेट ओवर टोटल टाइम, ये आ जाएगा 0.002 ओवर 30.008। तो अभी जो नेटवर्क यूटिलाइजेशन है वो आ जाएगी 0.00081। तो अभी आप देखिए लास्ट टाइम यूटिलाइजेशन थी वो थी 0.002 ये थी। लेकिन अभी जो यूटिलाइजेशन आ रही है वो आ रही है 0.00081 which is 3 times of this one। तो अभी यूटिलाइजेशन बढ़ गई है नेटवर्क की। इसका मतलब है अभी जो नेटवर्क के रिसोर्सेज हैं वो मोर एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस केस जब हमारे पास स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल था। अब जो पाइपलाइनिंग को यूज करने के जो कॉन्सिक्वेंसेज है, लेट्स से जो हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेंगी RDD 3.0 के अंदर, वो क्या होंगी। पहले तो ये होगी कि चूंकि अब हम जस्ट एक पैकेट सेंड करके तो वेट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है वी कैन हैव मोर पैकेट्स इन पाइपलाइन। जो सेंडर है वो मोर देन 1 पैकेट सेंड कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। तो इसका मतलब है उन सब जो पैकेट्स हैं उनका जो सीक्वेंस नंबर है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो मतलब ये अब हमारे पास जो सीक्वेंस नंबर्स की रेंज है वो हमें बढ़ानी पड़ेगी। पहले सीक्वेंस नंबर जस्ट 1 बिट थे, अब हमें 1 बिट से बढ़ाने पड़ेंगे जो सीक्वेंस नंबर्स हैं। अब उसके बाद जो क्योंकि जो मोर देन 1 पैकेट्स आर इन ट्रांजिट, तो उन पैकेट्स में लॉस भी हो सकते हैं, इसमें बिट लेवल एरर भी आ सकती है। तो इसलिए जो सेंडर और रिसीवर हैं उनको जो उनका अपने पास जो बफर्स हैं जहाँ पे उन पैकेट्स को वो टेम्परेरीली स्टोर करेंगे, उन बफर्स को भी बढ़ाना पड़ेगा सेंडर और रिसीवर को। अब चूंकि ये पाइपलाइन अप्रोच है जिसमें जो सेंडर है वो एक टाइम पे मोर देन 1 पैकेट सेंड कर सकता है, तो इसलिए अभी जब यहाँ पे कोई पैकेट लॉस हो जाएगा तो उसके लिए भी डिफरेंट टेक्निक्स है वो हम देखेंगे।
तो इस पाइपलाइन अप्रोच के अंदर जब ये पैकेट लॉस हो जाए या पैकेट करप्ट हो जाए तो दो अप्रोचेज हैं जिनकी मदद से हम लोग जो पैकेट्स हैं उनको हम रिकवर कर सकते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड गो बैक एंड अप्रोच, सेकंड इज कॉल्ड सिलेक्टिव रिपीट. तो अभी जो नेक्स्ट लेक्चर है अभी हम इनको देखेंगे, गो बैक एंड को सिलेक्टिव रिपीट टेक्निक को.